हेलो दोस्तों, आपका हमारे चैनल आर के जी स्टडीज में स्वागत है। जैसा कि हम हिमालय के बारे में पढ़ चुके हैं, आज हमारा नया टॉपिक है उत्तर का विशाल मैदान। तो पिछली कक्षा में हमने आपको हिमालय की उत्पत्ति, हिमालय का विभाजन, हिमालय की चोटियाँ, उसकी विशेषताएं और इस सब के बारे में हम बता चुके हैं। जितने भी लोग नए हैं, अगर उस वीडियो को न देखे हों तो एक बार आप पुनः जाकर उस वीडियो को देखें और उसका लाभ उठाएँ, क्योंकि उसमें विस्तृत रूप से आपको बताया गया है कि हिमालय की उत्पत्ति कैसी हुई, उसका विभाजन किस आधार पर किया गया और क्या नाम है, उसकी चोटियाँ कौन सी हैं, उसमें क्या विशेषताएं हैं। तो जो भी लोग नए हैं वो कृपया करके जाकर पुरानी वीडियो जरूर देखें। आज से हमारा नया टॉपिक है उत्तर का विशाल मैदान, क्योंकि भारत का एक भौतिक विभाजन है, उसमें सबसे पहले हिमालय आता है। तो हिमालय यानी पर्वत उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्र आते हैं, जिसके विषय में अध्ययन हम कर चुके हैं। आज हमारा जो अध्ययन है या जो टॉपिक है वो है उत्तर का विशाल मैदान। यानी जो उत्तर का आप विशाल मैदान देखते हैं, इसका निर्माण कैसे हुआ आखिरकार। तो जैसा कि हम आपको हिमालय की उत्पत्ति से बता चुके हैं, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी या कोबर का भू सदिश सिद्धांत, तो मैदान का निर्माण की प्रक्रिया भी वहीं से चालू हो जाती है। जहाँ से आपका हिमालय की उत्पत्ति होती है, वहीं से आपकी मैदान की भी निर्माण प्रक्रिया चालू होती है। जैसे कि हमने आपको बताया था कि एक प्लेट आपकी इधर से आती है, इंडियन प्लेट, और एक प्लेट इधर से आपकी आती है, यूरेशियाई प्लेट। जब यह दोनों प्लेटें टकराती हैं तो यहाँ हिमालय का निर्माण हो जाता है और यहीं से हल्का सा मैदान आपका निर्मित हो जाता है, यह मैदान। और इसी मैदान को बाद में नदियाँ काट छाँट कर क्या करती हैं और बड़ा कर देती हैं। तो मैदानों के निर्माण में सर्वप्रमुख योगदान किसका है? नदियों का। यह मैदान जो बनता है यह तो छोटा सा बनता है, कि नदियाँ जो हैं इसे काट छाँट करके बड़ा कर देती हैं। तो जैसे कि हमने प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी पढ़ी थी कि आपका जो भारत है, यह भारत जो प्रायद्वीपीय भारत है, यह ऐसा था। यह आपके है इंडियन प्लेट यानी इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट जो थी, इधर आपका यूरेशियाई प्लेट है। यह मान लीजिए यूरेशियाई है, यह यूरेशियाई। जब भारत की टक्कर इस पे हुई तो क्या हुआ? हिमालय का निर्माण ऐसे ऐसे हो गया यहाँ पर, हिमालय का निर्माण। और जो कुछ भूभाग बचा यहाँ पर, वहाँ क्या हुआ? इधर पठार बन गए, बीच में यहीं आपका मैदान बन गया। लेकिन इन मैदानों को वास्तविक जो आकार, जो इसका विशाल जो मैदान का निर्माण इसने किया, उसमें नदियों का एक प्रमुख योगदान था। क्योंकि हमने जब आपको बताया था, कोबर, जब हमने आपको पढ़ाया था, कोबर ने क्या कहा, इधर की नदियाँ और इधर की नदियाँ, दोनों नदियों ने अपने अवसाद लाकर यहाँ जमा किए। कहाँ पर? टेथिस भू सन्निधि में। जब यहाँ पर इन्होंने लाकर अपने अवसाद जमा किए तो यह जब बलन की क्रिया हुई तो हिमालय का निर्माण हो गया और बाकी जो भूभाग बचा वह मैदान रह गया। तो बाद में यहाँ की जो प्रमुख नदियाँ थीं आपकी, जैसे सिंधु नदी, सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र, उसके बाद ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। तो हमें पता है भारत की 3 विशाल नदियाँ कौन कौन सी हैं? सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। और इन्हीं विशाल नदियों ने उत्तर भारत के विशाल मैदान का निर्माण किया, क्योंकि यह 3 नदियाँ जो हैं, इनके तंत्र या इनका क्षेत्रफल बहुत ही ज़्यादा है। जैसे जब हम पंजाब और कश्मीर हरियाणा की ओर चलते हैं तो हमें कौन सा मिलता है? सिंधु नदी का मैदान, यानी उधर हमको पंचनद मिलता है। जब हम इधर आते हैं, उत्तर भारत की ओर आते हैं, तो यहाँ हमें गंगा का विशाल मैदान मिलता है, जहाँ की हम आज कल रह रहे हैं, कैसे कानपुर, लखनऊ, प्रतापगढ़, इधर आपका थोड़ा मध्य प्रदेश लेके, तो गंगा का एक विशाल मैदान बनता है, पश्चिम बंगाल बिहार तक है। फिर हम जब पूर्वोत्तर की ओर चलते हैं तो हमें असम के क्षेत्र में ब्रह्मपुत्र का मैदान मिलता है, क्योंकि ब्रह्मपुत्र नदी
आपका अरुणाचल प्रदेश से होते हुए असम होते हुए तब आपका बंगाली खाड़ी में आ जाती है। तो यह नदियाँ जो हैं क्या करती हैं, जब पर्वतों क्षेत्र से आती हैं तो वहाँ के अवसादों को काट पीट कर मैदानों में लाकर जमा कर देती हैं, जिससे कि एक बड़े भू क्षेत्र पर मैदान का निर्माण हुआ। तो मैदानों में किसका रोल ज़्यादा है? नदियों का। जब नदियाँ पर्वतों से चलती हैं तो अपने साथ क्या चलती हैं? अवसाद। जब अवसाद लेकर आती हैं तो यह नदियाँ क्या करती हैं? मैदान का निर्माण करती हैं। अब जैसे कि मैदान का एक निर्माण हो चुका, मतलब पर्वत के बाद मैदान की बनने की प्रक्रिया चालू हो गई, तो मैदानों के भी कुछ भौतिक आधार हैं। यानी जिस प्रकार हमने हिमालय को 2 भाग में बांटा था, एक भौतिक आधार पर, एक प्रादेशिक के आधार पर, तो वैसे ही मैदान को भी 2 आधार हैं, एक भौतिक आधार, दूसरा आपका क्या है? राजनीतिक या प्रादेशिक आधार। तो मैं उत्तर भारत के विशाल मैदान को भी हम 2 भाग में बांट सकते हैं। जैसे एक आपका है भौतिक। हमने आपको बताया कि जब भी भूगोल या ज्योग्राफी का हम अध्ययन करें तो उसके हम 2 पहलू पर चलते हैं। एक वहाँ का फिजिकल लेवल क्या है और एक पॉलिटिकल लेवल क्या है। यानी एक उसका हम भौतिक अध्ययन करते हैं, एक उसका हम राजनीतिक अध्ययन करते हैं। भौतिक आधार पर, एक भौतिक आधार पर था, दूसरा आपका प्रादेशिक आधार पर है। यानी जब हमने मैदानों को बांटा तो उसके हमने कितने आधार बनाए? प्रादेशिक आधार पर। तो हमने एक भौतिक आधार चुना, एक प्रादेशिक आधार चुना। तो भौतिक आधार में जैसे आपका हो गया भाबर क्षेत्र, भाबर क्षेत्र। फिर जब हम भाबर क्षेत्र के नीचे आते हैं तब हमारा दूसरा आधार पड़ता है, वह है तराई का क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र? तराई का क्षेत्र, यानी भाबर का मैदान या तराई का मैदान इसे हम बोलते हैं। फिर हम नीचे आते हैं तीसरी चीज में, तो हमें मिलता है बांगर क्षेत्र मिलता है, यानी बांगर का मैदान मिलता है। फिर जब हम नीचे आते हैं चौथे श्रेणी में, तो हमें खादर का मैदान मिलता है या खादर क्षेत्र मिलता है। फिर जब हम और नीचे आते हैं 5वीं स्टेट में आते हैं तो हमें डेल्टा का मैदान मिलता है या डेल्टा मिलता है। तो किस प्रकार उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्रों में जब हम मैदान में पहुंचते हैं तो मैदानों को भी 5 क्रम में बांटा गया है। जैसे पहला आपका जो क्षेत्र पड़ता है वह भाबर क्षेत्र पड़ता है। फिर जो दूसरा क्षेत्र पड़ता है वो आपका तराई का क्षेत्र पड़ता है। तराई के बाद आपके भांगर क्षेत्र पड़ता है। बांगर के बाद आपका जो क्षेत्र पड़ता है वह खादर क्षेत्र है। खादर के बाद आपका डेल्टा क्षेत्र है। फिर जब हम प्रादेशिक आधार पर जाते हैं तो हम जब इंडिया का पॉलिटिकल मैप देखते हैं, पॉलिटिकल मैप में हम क्या देखते हैं? नंबर 1 राजस्थान का मैदान, राजस्थान का मैदान। फिर जब हम राजस्थान के थोड़ा हल्का सा ऊपर करते हैं तो हमें मिलता है पंजाब एवं हरियाणा का मैदान, पंजाब एवं हरियाणा का मैदान। फिर जब हम थोड़ा सा उत्तर भारत की ओर चलते हैं तो हमें मिलता है गंगा का विशाल मैदान, गंगा का विशाल मैदान, विशाल मैदान, गंगा का विशाल मैदान। जब नंबर 4 पे हम चलते हैं हमें मिलता है ब्रह्मपुत्र का मैदान, ब्रह्मपुत्र का मैदान, ब्रह्मपुत्र मैदान या ब्रह्मपुत्र का मैदान। तो हमें कितने मैदान मिले? 4। राजस्थान का मैदान, पंजाब हरियाणा का मैदान, गंगा का विशाल मैदान और ब्रह्मपुत्र का मैदान। इस गंगा के विशाल मैदान को भी हम 3 भागों में बांटते हैं। एक ऊपरी गंगा का मैदान, दूसरा आपका आता है मध्य गंगा, तीसरा आपका आता है निचला गंगा का मैदान। यानी जिस प्रकार हमने हिमालय को 2 आधार पर बांटा, एक फिजिकल लेवल पर, एक पॉलिटिकल लेवल पर,
तो फिजिकल लेवल में क्या नाम हमने क्या बताया आपको, ट्रांस का हिमालय, मुख्य हिमालय और पूर्वोत्तर का हिमालय। और जब हम आपको फिजिकल लेवल पर ले गए तो हमने आपको बताया पंजाब का हिमालय, कुमाऊं का हिमालय, नेपाल का हिमालय और असम का हिमालय और पूर्वोत्तर का हिमालय। इसी प्रकार जब हम जब हम मैदानों में पहुंचते हैं तो हम एक फिजिकल आधार लेते हैं। फिजिकल आधार में हमें क्या मिलता है, एक भाबर क्षेत्र मिलता है, दूसरा हमें तराई क्षेत्र मिलता है, तीसरा हमें बांगर क्षेत्र मिलता है, चौथा हमें खादर क्षेत्र मिलता है, पांचवा हमें डेल्टा मिलता है। जब हम प्रादेशिक के आधार पर पहुंचते हैं तो हमें राजस्थान का मैदान मिलता है, यानी ये पॉलिटिकल लेवल पर है आपका। पंजाब एवं हरियाणा का मैदान मिलता है, गंगा का विशाल मैदान मिलता है। गंगा का विशाल मैदान इतना है कि इसे हमको 3 भागों में बांटना पड़ा। पहला ऊपरी गंगा का मैदान, मध्य गंगा का मैदान और निचली गंगा का मैदान। फिर जब हम पूर्वोत्तर की ओर पहुंचते हैं हमें ब्रह्मपुत्र का मैदान मिलता है। तो अब हम जैसे कि यह आपका हिमालय हो गया, ये मान लीजिए आपका हिमालय हो गया, इसी में सारे हिमालय आपके आ गए। जब हम हिमालय से यहीं एक फाल्ट पड़ता है। मैंने आपको बताया था 3 हिमालय थे, कौन कौन से, ग्रेट हिमालय, मिडिल हिमालय और शिवालिक। तो शिवालिक के बाद यह जो एरिया चालू होता है आपका, यहीं पर एक फॉल्ट पड़ जाता है, यहीं एक फॉल्ट है और यहीं से आपका मैदान जो है, यह मैदान अलग होता है। यह आपका पड़ेगा मैदान। इस फॉल्ट को हम HFF कहते हैं। यानी प्रश्न में अगर आए कि शिवालिक या हिमालय से हम उत्तर के विशाल मैदान को कैसे अलग करते हैं, तो हम कहेंगे वहाँ पर एक भ्रंश है, उस भ्रंश का नाम HFF है, यानी हिमालय फ्रंटियल फ्रंट। क्या, हिमालय फ्रंटियल फ्रंट, यानी हिमालय फ्रंटियल फ्रंट के द्वारा हम हिमालय को और उत्तर भारत के विशाल मैदान को अलग करते हैं। तो जब हम इस मैदान को यहाँ अलग कर देते हैं तो क्या होता है कि यहाँ पर नदियाँ यहाँ हैं, जैसे नदियाँ हैं, नदियाँ अपने साथ अवसाद लेकर चलती हैं। जैसे जब नदी चलेगी, गंगा का जब वेग चलेगा, जब कोई चीज़ ऊपर से नीचे आती है तो बहुत तीव्र गति से आती है। वह जितनी तीव्र गति से आएगी अपने साथ उतने बड़े बड़े अवसाद लेकर आएगी। तो जब नदियाँ हिमालय से उतरती हैं तो अपने साथ बड़े बड़े विशाल अवसाद यानी खंड लेकर उतरती हैं, यानी पत्थर लेकर उतरती हैं। तो जब यह पत्थर लेकर उतरती हैं, यानी विशाल खंड लेकर उतरती हैं, तो यह पत्थर चूँकि इतनी वेग से आती हैं, यहाँ ढाल ज़्यादा है, जब यह नीचे गिरती हैं तो इनका वेग कम हो जाता है। जैसे ही इनका वेग कम होता है, यह अपने साथ लाने वाले जो अवसाद है, पत्थर हैं, यहाँ जमा कर देती हैं। जब यहाँ जमा कर देती हैं तो इसी को हम कहते हैं क्या, इसी को हम कहते हैं आपका भाबर का क्षेत्र। यह आपका भाबर का क्षेत्र कहलाता है। फिर जब हम हल्का सा, जब यह नदियाँ इन पत्थरों के अंदर से निकलती हैं, चूँकि नदी है, खंड तो हालांकि जमा कर दी, अब जब पुनः नदी दोबारा आएगी, उसकी धारा आएगी तो वह उन पत्थरों के बीच में से निकलती है और यहाँ पर आगे आपका छोटे छोटे अवसादों को लाकर नमी युक्त हमेशा बनी रहती, जमा कर देती है। इसे हम कहते हैं आपका तराई का क्षेत्र। यानी कौन सा क्षेत्र, तराई का क्षेत्र। फिर जब हम यह मिट्टी और आगे जाती है और पुरानी हो जाती है तो इसे हम कहते हैं क्या, आपका बांगर का क्षेत्र। फिर जब हम आपके बंगाल की ओर थोड़ा आते हैं, थोड़ा उत्तर भारत की ओर आते हैं, तो यह पड़ता है आपका, यही नदियाँ अपने साथ नवीन मिट्टी लेकर आती हैं। नवीन का मतलब हो गया जो काट पीट के तुरंत बाढ़ के समय से बाढ़ आता है आपका, यह नदियाँ वेग ज़्यादा रहता है तो नदियाँ नई मिट्टी लेकर आती हैं, जब उसको जमा कर देती हैं, जिसे हम कहते हैं आपका खादर का क्षेत्र। फिर जब हम डेल्टा की ओर पहुँचते हैं, यानी हमने सुंदरबन डेल्टा का नाम सुना है, कावेरी डेल्टा का नाम सुना है, तो जब नदियाँ मुहाने पर पहुँचती हैं, कहाँ पर,
बंगाल की खाड़ी पर, तो वहाँ पर यह अवसादों को जमा कर देती हैं, ज़्यादा ऐसे फैला देती हैं, तो इसे हम कहते हैं डेल्टा। तो एक क्रम आप देख लीजिए, इसे हम थोड़ा बड़ा कर दे हैं तो समझ लीजिए क्रम बाई, तो एक एक करके हम आपको बताएं। जैसे कि यह आपका हिमालय हो गया, हिमालय हो गया, अब कोई नदी, जो नदी यहाँ से बह रही है, एक नदी यहाँ से बह रही है, नदी जब आती है, जब ऊपर से कुछ नीचे आएगी, बहुत तीव्र गति से आएगी, जब तीव्र गति से आएगी वह, तो अपने साथ बड़े बड़े भूखंडों का लेकर आएगी, जब अपने साथ बड़े बड़े भूखंडों को लेकर आएगी, तो यहाँ पहुँचने पर उसका तीव्रपन कम हो जाता है, यानी ऊपर से तीव्र आती हैं, जब वह अपने लास्ट चीज़ पर पहुँचती हैं, यानी अंतिम मुहाने पर पहुँचती हैं, तो उनका तीव्र गति क्या होता है, कम हो जाता है। और नदियाँ जब कम हो जाता है तो बड़े भूखंडों को यहीं छोड़ देती हैं, जो बड़े बड़े भूखंड होते हैं उनको यहीं छोड़ देती हैं, क्योंकि उनके अंदर इतना वेग नहीं रहता, इतना सामर्थ्य नहीं रहता कि इन बड़े भूखंडों को ले जाकर आगे कर सकें। तो जब यह बड़े भूखंड यहाँ जमा हो जाते हैं, ऐसे बड़े बड़े भूखंड यहाँ जमा हो जाते हैं, तो इसे हम कहते हैं आपका क्या, इसी को हम कहते हैं आपका भाबर, भाबर प्रदेश या भाबर क्षेत्र या भाबर का मैदान, इसे हम कहते हैं भाबर क्षेत्र। फिर क्या होता है, क्योंकि यह पत्थर या टुकड़े यहाँ जमा हो गए, जैसे ही ये टुकड़े यहाँ जमा होते हैं, तो नदियाँ, चूँकि नदियाँ बह रही हैं, नदियाँ फिर भी आ रही, पत्थर यहाँ जमा कर रहे हैं, फिर इन्हीं स्थानों के, जो ये स्थान खाली बच गए हैं, इन्हीं स्थानों के बीच नदी का जल निकलता है। जब नदी का जल इन्हीं स्थानों से निकलता है, तो वह अपने साथ क्या करती हैं, अवसाद जो लाती हैं, यानी नमीयुक्त जो अवसाद रहते हैं, यहीं से अलग अलग इनकी धारा बहती है नदी की, यहीं से इनकी बीचों में से अलग अलग धारा बहती है, और यहीं ये अवसाद जमा कर देती हैं। तो यह हमेशा नमीयुक्त रहता है और यहाँ हमेशा अवसाद रहता है, और इसी को हम कहते हैं तराई क्षेत्र। तराई क्षेत्र का मतलब यह होता है, यह हमेशा नमी युक्त रहता है, चूँकि नदियाँ भाबर से निकलने के बाद, बड़े बड़े खुंडों से निकलने के बाद हमेशा इसी रास्ते से क्या कहती हैं, बहती रहती हैं, तो इसे हम तराई क्षेत्र या तराई का प्रदेश भी कहते हैं। फिर जब नदियाँ, क्या होता है, ये प्रक्रिया चलती रहती है, फिर कुछ समय यहाँ की जो मिट्टी, आगे और मिट्टी रहती है, यह मिट्टी पुरानी हो जाती है। वास्तव में यह तराई ही थी, यह नदी द्वारा जो मिट्टी लाई गई, कुछ मिट्टी यहाँ पुरानी रह जाती हैं, इन पुरानी मिट्टी को हम कहते हैं बांगर। एक प्रचार आता है बांगर सीमेंट, तो बांगर मतलब यहाँ का सीमेंट नहीं है वो, इसका मतलब ये होता है कि यह जो मिट्टी जब बनी थी, उसके बाद से जब इसे ये मिट्टी बनी, दोबारा इसके ऊपर मिट्टी नहीं पड़ी, यही नदियों ने इसके ऊपर मिट्टी लाकर नहीं डाला, या डाला भी तो वह इसके स्तर को कम नहीं कर सकी। तो यह बहुत पुराना, मिट्टियों का बहुत पुराना क्षेत्र है, तो इसे हम बांगर कहते हैं। इसी में आपका रेह और भूड़ आता है। फिर जब हम आगे चलेंगे, जब हम आगे आएंगे आपके, तो नदियाँ जब बाढ़ लाती हैं, क्योंकि नदियों में बाढ़ आता है, बाढ़ का पानी भी आता है। अब ऊपर जब नदी यहाँ से चलेगी, तो इस बाढ़ का कोई असर तो होगा नहीं, बहुत जगह भाबर में या तराई में हलचल होगा, लेकिन जो उनके साथ अवसाद है, ये जो कचड़ा मलबा अवसाद सब अपने अंदर भरी हुई है, नदियाँ कहाँ आकर करेंगी, जहाँ बाढ़ कहाँ लगता है, जहाँ निम्न क्षेत्र रहता है, जहाँ पर ऊंचे बांध हैं, जहाँ पर भूमि उच्च है, वहाँ बाढ़ का असर अगर रहता भी है तो ना के बराबर। लेकिन जहाँ की ज़मीन खाल है, वहाँ पर नदियाँ पूरा कचड़ा अवसाद मलबा सब लाकर वहीं पर इन क्षेत्रों में जमा कर देती हैं। तो ऐसे ही जब नदियाँ वहाँ से चली हिमालय से, जब यह पश्चिम बंगाल की ओर आ जाती हैं, आपका जो निचला गंगा का मैदान है, जब इस ओर पहुँचती हैं, तो अवसादों की अधिकतम मात्रा यहाँ जमा कर देती हैं। तो यहीं पर आपका निर्माण हो जाता है खादर का क्षेत्र, खादर का क्षेत्र, खादर का विशाल मैदान, खादर का मैदान, खादर का मैदान यहाँ भी है, लेकिन इसकी मात्रा यहाँ क्या है, यहाँ कम है, यहाँ नदी के किनारे किनारे है, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ज़्यादा दूरी तक है, क्योंकि जब बाढ़ का पानी निम्न क्षेत्र में लगता है तो बहुत दूर तक लगता है, ऊंचाई में क्या है, ऊंचाई में कम लगता है, तो यहाँ पर खादर क्या है, ज़्यादा है। और जब खादर का क्षेत्र यहाँ बन जाता है, खादर का मतलब है एक नवीन मिट्टी,
और जब नवीन मिट्टी बनेगी, जैसे हम अपने खेत में खाद डाल देते हैं, जैसे एक कुला बनाइए, खाद डाल दीजिए और पानी डाल दीजिए, तो उसमें खेती अच्छी होती है। तो ऐसे जब नदियाँ यहाँ पर मिट्टी ला के जमा करती हैं अवसाद युक्त, तो यहाँ खेती बहुत अच्छी होती है। फिर जब हम थोड़ा और आगे चलते हैं, तो यही जब बंगाल की खाड़ी को हम पहुँचते हैं, तो यह नदियाँ जो अपने साथ अवसाद लेकर आती हैं, यह ऐसे बिखेर देती हैं, यह ऐसे बिखेर देती हैं। जब यह ऐसे बिखेर देती हैं, तो यहीं पर आपका डेल्टा बन जाता है। जैसे हमने पश्चिम बंगाल में सुंदरवन का डेल्टा देखा है, या हम दक्षिण भारत की ओर चलेंगे तो कावेरी का डेल्टा, गोदावरी का डेल्टा हम देखेंगे। तो सबसे मशहूर कौन सा डेल्टा है? सुंदरवन का डेल्टा। तो यह हिमालय से लेकर उत्तर के विशाल मैदान तक, यानी भाबर से लेकर आपका और डेल्टा तक का पूरा मैदान क्या है, विभाजन के मैदान कैसे आपका बनता है। अब इसके बारे में हम थोड़ा डिटेल में पढ़ लेंगे हर साल का। तो जो भी इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहता हो ले ले एक बार। जैसे नंबर 1 भाबर क्षेत्र की विशेषताएं देख लीजिए। भाबर क्षेत्र, भाबर क्षेत्र, भाबर प्रदेश, कुछ भी कह सकते हैं, या भाबर मैदान। भाबर क्षेत्र में क्या रहता है? बड़े बड़े अवसाद युक्त भूखंड, भूखंड या टुकड़े, यानी बड़े बड़े मिट्टी के टुकड़े या पत्थर के टुकड़े यहाँ पर रहते हैं। ठीक, बड़े बड़े अवसाद युक्त भूखंड टुकड़े, कुछ भी लिख सकते हैं आप, या बड़े बड़े पत्थर के टुकड़े। फिर जब यह टुकड़े यहाँ जमा हो जाते हैं, तो इसी खासियत और क्या है? दूसरा, यह क्षेत्र जो है, भाबर का जो क्षेत्र है आपका, जहाँ बड़े बड़े पत्थर के टुकड़े हो जाएंगे, वहाँ पर क्या होगा? खेती हो पाएगी नहीं। जैसे अभी आपको कह दिया जाए कि आपके गांव जो भीठा वगैरह होते हैं, या शहरों में जो पर्वत होते हैं या पहाड़ियाँ होती हैं, उनमें खेती करिए, तो खेती कर लेंगे नहीं। तो यहाँ पर खेती क्या है? यह कृषि अनुपयोगी है, कृषि अनुपयोगी है यह, यानी यहाँ पर खेती नहीं होती है। दूसरा, इसके लिए बड़े बड़े टुकड़े, बड़े बड़े पत्थर के टुकड़े, और यह कृषि अनुपयोगी है। किस लिए? क्योंकि जब बड़े बड़े टुकड़े रहेंगे तो वहाँ खेती करना नहीं, हल चलाना असंभव है। फिर दूसरा आता है, अगर खेती यहाँ होगी भी तो बहुत ही महंगी पड़ेगी, यानी 10 रुपये लगाएंगे तो 1 रुपये की कमाई होगी। फिर यहाँ की जो वनस्पति है, वनस्पति की जड़ें लंबी होती हैं, यानी यहाँ की जो वनस्पति है उनकी जड़ें क्या होती है? लंबी। अब ये खासियत है, देखो भाबर क्षेत्र, वनस्पति की जड़ें छोटी की लंबी। अब जो ध्यान से नहीं पढ़ा है, समझा नहीं है, वह छोटी लंबी में फंस जाएगा। वो सोचेगा पत्थर है तो जड़ छोटी होगी, लेकिन गलत। जैसे आप घर या मकान देखिए, घर या मकान के ऊपर कभी पीपल का पेड़ जम जाता है, पीपल पेड़ आप देखे हैं, क्योंकि पत्थर वो भी है और पत्थर वो भी है। अब जहाँ पीपल का पेड़ जमता है, उसकी जड़ देखिए कितनी गहराई में जाती है। क्यों? क्योंकि वह नीचे भोजन की तलाश करता है, वह पानी की तलाश करता है, वो अपनी जड़ को भेजता है, नीचे जाइए और नीचे जाइए, और फिर देखते हैं कि वो जड़ क्या करती है? उस दीवार को क्रैक कर देती है। तो उसी प्रकार भाबर के क्षेत्र में जो वनस्पतियाँ आपकी हैं, ये क्या करती हैं? ये नीचे जाती हैं, यह नीचे जाती हैं। जब यह नीचे जाती रहती हैं, तो यह इनको पानी की तलाश रहती है। क्योंकि हमने आपको बताया, यह भाबर जो है, यह हिमालय से ऐसा लगा हुआ, यहाँ खंड पड़े हैं और नदियाँ इन्हीं के बीच बहती हैं। तो जब जड़ें निकलती हैं, यह पानी की तलाश में नीचे जाती रहती हैं।
क्योंकि इनको भोजन चाहिए तो इनकी जड़ें लंबी होती हैं। तो अगर पेपरमाय की वनस्पतियों की जड़ें कैसी होती हैं? तो लंबी होती हैं। दूसरा, यह हिमालय के गिरपति क्षेत्र में पाए जाते हैं। हिमालय या शिवालिक भी दे सकता है, हिमालय या शिवालिक लिख लीजिए, जो भी हो, ये गिरपति क्षेत्रों में पाए जाते हैं। गिरपदीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। यानी यह हिमालय और शिवालिक के गिरपति क्षेत्रों में भी पाए जाते हैं। इतना हो गया। जैसे कि यह जो आप यहाँ से एक निकलती है सिंधु नदी, सिंधु नदी से यहाँ एक सिक्किम है तीस्ता नदी, तीस्ता नदी। यहाँ जो हिमालय से लगे हुए जो क्षेत्र हैं, जो हिमालय एकदम शिवालिक एकदम ऊपर के क्षेत्र हैं, यहाँ तक यह कौन सा भाबर का क्षेत्र जो आपका लगभग 8 से 16 किलोमीटर चौड़ा है, यानी एक पट्टी की टाइप की है, 8 से 16 किलोमीटर चौड़ी। कौन सा क्षेत्र? आपका भाबर का क्षेत्र। अब आता है आपका नंबर 2, तराई का क्षेत्र। नंबर 2, तराई का क्षेत्र। यह तराई का मैदान या तराई, इसे तराई प्रदेश भी कहते हैं। कभी कभी आप अगर न्यूज वगैरह देखते होंगे तो उसमें आता है तराई प्रदेश। यह तराई क्षेत्र, यह तराई मैदान, यह तराई जिले, तो इसी से संबंधित हैं। इनका जहाँ लगे हुए हैं, कहीं कहीं जब विस्तृत रूप लेते हैं तो क्षेत्र कह देते हैं, पट्टी कह देते हैं, प्रदेश या जिले कह देते हैं। तो तराई का हमने क्या बताया, जैसे आपका यह आपका कौन सा था, यह आपका भाबर प्रदेश था। ये मान लीजिए भाबर है, भाबर है। अब भाबर से नदियां निकल रही हैं, क्योंकि नदियां तो बहेंगी ही। ये आपका भाबर क्षेत्र है, विशाल भूखंड, बड़े बड़े भूखंड हैं, पत्थर हैं, नदियां यहाँ से निकलेंगी। जब यहाँ से बड़ी बड़ी नदियां निकलेंगी, ये मान नदी आ रही, गंगा नदी या सिंधु नदी, कुछ भी नदी आ रही है, ब्रह्मपुत्र नदी आ रही है। जब नदियां यहाँ से आएंगी, जब इन पत्थरों में पानी ऐसे जो पानी रहेगा, जब पानी यहाँ से आएगा तो जब पत्थरों के बीच में से आएंगी, क्योंकि अब इधर है, अब पानी यहाँ से घुसा, यहाँ से घुसा, नदी यहाँ से निकली, यहाँ से निकली, फिर नदी यहाँ से निकली, फिर यहाँ से निकली, फिर यहाँ से निकली। यानी नदी यहाँ से, मान लीजिए एक नदी आई, एक नदी इधर से आकर बही, और नदी कितने खंड हो गए, 1 2 3 4 5, मतलब एक कई धाराओं में बट गई। तो तराई के क्षेत्र में नदियाँ कहती हैं बहुत सी धाराओं में बढ़ जाती हैं। जब बहुत सी धाराओं में बढ़ जाती हैं नदियाँ, तो यहीं आपका क्या है, यहीं आप, तो यहीं यह अवसादों को जमा कर देती हैं। नदियाँ ऐसे हैं और यहीं पर आपका अवसाद ऐसे जमा हो जाते हैं, और यह जो अवसाद होते हैं, चूँकि नदियाँ निरंतर यहाँ से बहती रहती हैं और अवसाद जमा करती रहती हैं, इसलिए इसे हम तराई का क्षेत्र कहते हैं। कौन सा क्षेत्र? तराई का क्षेत्र कहते हैं। यानी तराई के क्षेत्र का निर्माण कैसे हुआ, तो भाबर से निकलने नदियाँ कई सरताओं या कई समूहों में बढ़ जाती हैं और अपने साथ अवसादों को लाकर जमा कर देती हैं। तो इस प्रकार तराई के क्षेत्र का निर्माण होता है। अगर इसके विषय में हमें लिखना हो तो हम लिख देंगे कि जैसे आपका
भाभर से निकलने वाली नदियाँ कई सरिताओं में विभक्त हो जाती हैं। सरिताओं में विभक्त हो जाती हैं और अवसादों के जरिए तराई क्षेत्र का निर्माण करती हैं। तराई क्षेत्र का निर्माण करती हैं। इसकी विशेषता क्या है? जैसे यह हमने की विशेषता क्या पढ़ा? यह कृषि अनुपयोगी है। यहाँ के जो वनस्पति हैं उसकी जड़ें लंबी हैं। यह कृषि उपयोगी है। यह चूंकि अब देखिए यह शिवालिक के एकदम गिरफ्त क्षेत्रों में है। कौन? मतलब जो आपका तराई क्षेत्र है यह शिवालिक के गिरपदी क्षेत्रों में पाया जाता है। शिवालिक गिरपदी क्षेत्रों में पाया जाता है। हमने आपको बताया कि शिवालिक क्या है? नीचे है, वर्षा की सर्वाधिक मात्रा यह प्राप्त करता है। वर्षा की सर्वाधिक मात्रा प्राप्त करता है तो यहाँ नमी ज़्यादा है, एक नदी के द्वारा एक वर्षा के द्वारा। और जहाँ नमी ज़्यादा होगी वहाँ वनस्पति बहुत ज़्यादा होगी, यानी वहाँ वनस्पति भी ज़्यादा होगी। और जहाँ वनस्पति ज़्यादा होगी वहाँ पर जैव विविधता भी ज़्यादा होगी। तो आपसे पूछा जाएगा तराई के किस क्षेत्र में जैव विविधता सबसे ज़्यादा है? तो पूरब के क्षेत्र में। यानी यह जो आपका भारत है, इस भारत के पूर्वी क्षेत्र में यानी इस क्षेत्र में आपका क्या है? जैव विविधता ज़्यादा है, क्योंकि तराई का क्षेत्र इधर थोड़ा सा ज़्यादा है। तो जहाँ वनस्पति ज़्यादा रहेगी वहाँ पर जैव विविधता ज़्यादा रहेगी, और जहाँ नमी ज़्यादा रहेगी वहाँ पर खेती ज़्यादा होगी। और यहाँ पर कृषि भी अच्छी खासी होती है। यहाँ पर कौन कौन सी कृषि होती है? जैसे आपकी जो अधिक पानी देने वाली है, जैसे गन्ना, धान आदि, यानी अत्यधिक नमी युक्त वाली खेतियाँ यहाँ पर होती हैं। इसलिए कभी कभी न्यूज में आ जाता है कि तराई के क्षेत्रों में धान की पैदावार ज़्यादा हो रही है, इसलिए वहाँ की मिट्टी क्या हो रही है? खराब हो रही है। तो तराई की इतनी ही विशेषता है। अब हम अगले क्लास में आपको बांगर, खादर, डेल्टा पढ़ाएंगे। तो कैसे लगेगी आपको हमारी क्लास? जय हिंद, जय भारत।